हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर बैक इन आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चंस किए थे रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स। ठीक है, तो उसके कुछ एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है फ्रिक्शन। फिर फ्रिक्शन के बेस पर करेंगे। तो पहले इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स के बेस पर कुछ एक दो क्वेश्चन और बचे थे इंपॉर्टेंट से, उनको प्रैक्टिस करते हैं। तो कॉपी पेन और दिमाग लेकर के बैठ जाना और क्वेश्चन नोट करो। देखो, दो मासेज हैं, एक है 30 kg और एक है 50 kg। इनको एक स्ट्रिंग से बांधा गया, स्ट्रिंग में टेंशन है T, और इधर से हमने एक फोर्स अप्लाई किया 200 न्यूटन, और ये मूव करने लगा पूरा सिस्टम एक्सीलरेशन A से। हमें फाइंड करना है A की वैल्यू और T की वैल्यू। कैलकुलेट A एंड T। ठीक है, इसको कंसीडर कर लो, ये है m1 और ये है m2। तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, A और T फाइंड करना है। तो तरीका क्या था, ये बताया था तुम्हें लास्ट लेक्चर में। हर मास के लिए इक्वेशन बना लो। सबसे पहला फॉर मास m1, मास m1 पर चेक करो टोटल फोर्स कौन कौन सा लगा। तो मास m1 पे दो फोर्स लगे, एक तो लेफ्ट में 200 न्यूटन और एक राइट में कैपिटल T यानी कि टेंशन। इसको ऐसे बीच से कट कर दो। तो मास m1 पे एक फोर्स लेफ्ट में लगा 200, एक राइट में लगा T। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 200 न्यूटन। कैसे पता चला? क्योंकि ये पूरा सिस्टम आगे मूव कर रहा है। आगे तो मूव तब करेगा ना जब इधर वाला फोर्स बड़ा होगा उधर वाले से। 200 फोर्स बड़ा है माइनस छोटा फोर्स, तो कितना आ जाएगा? नेट फोर्स। और नेट फोर्स कितना होता है न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग? ma। और मास कौन से वाले की बात चल रही है? 1 की। कितना है मास? 30। तो 200 माइनस T इक्वल्स टू 30A। पहली इक्वेशन बनी। दूसरी इक्वेशन फॉर मास m2, मास m2 के लिए चेक करो। मास m2 पर सिर्फ एक ही फोर्स लगा, लेफ्ट साइड में कैपिटल T। ठीक है, फ्रिक्शन वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है अभी इसके अंदर। बोला है कि ये जिस पर भी रखे ये सरफेस एकदम स्मूथलेस है। तो सॉरी, स्मूथलेस कह रहा हूं, फ्रिक्शनलेस। ठीक है, ये 50 kg है, लेफ्ट साइड में टेंशन लगा T। तो एक ही फोर्स लग रहा है इस पे लेफ्ट साइड में, जिसकी वजह से मास लेफ्ट साइड में मूव करेगा। और ये फोर्स किसके बराबर होगा? नेट फोर्स यानी कि ma। और m कितना है? m2। ठीक है, तो कैपिटल T कितना जाएगा यहां से? m2 कितना है? 50, और a हमें नहीं पता। ये बनी इक्वेशन नंबर 2। तो मास m1 के लिए इक्वेशन फाइंड कर ली, मास m2 के लिए इक्वेशन फाइंड कर ली। बस इन दोनों को कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा a और t। t की वैल्यू 50a उठाकर इक्वेशन 1 में पुट करो। फ्रॉम इक्वेशन 1 200 माइनस t, t कितना है? 50a इक्वल टू 30a। ठीक है, इस माइनस 50a को इधर ले आओ, तो प्लस का 50 है और प्लस का 30 कितना बन जाएगा? 80a। तो 200 0 से 0 कैंसिल, 20/8 एक्सीलरेशन आ जाएगा। 4 2 8, 4 5 20, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक बार एक्सीलरेशन आ चुके, इक्वेशन 2 में पुट कर दो, टेंशन भी आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 2 टेंशन इक्वल टू 50a और a कितना है? 2.5, यह आ जाएगा 125 न्यूटन। तरीका समझ आया? नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अगले क्वेश्चन में एक बड़ी सी फिगर गिवन है हमें। एक ये फ्रिक्शनलेस टेबल है, बहुत ज्यादा स्मूथ है। इस टेबल के राइट साइड में एक पुली लगी है, लेफ्ट साइड में एक पुली लगी है, बीच में एक मास रखा हम लोगों ने, और उस मास से एक वायर गया, ये एक रस्सी गई, और इधर एक और मास लटका दिया, एक और रस्सी गई, एक और मास लटका दिया, और ये एकदम फ्रिक्शनलेस टेबल है। इसमें कुछ डेटा गिवन है हमें। ये जो रस्सी है उसमें टेंशन है T1, राइट वाली जो है स्ट्रिंग है उसमें टेंशन है T2। ठीक है,
ये मास है 2 kg, ये वाला मास है 4 kg, और ये बीच में जो मास है वो है 8 kg। ठीक, अब पूछा गया T1 T2 एक्सीलरेशन, ये तीनों चीजें फाइंड करो। ऑब्वियस सी बात है 4 kg हैवी है, 2 kg थोड़ा सा कम हैवी है उससे, तो ये 4 kg नीचे आ जाएगा, 2 kg ऊपर, ये पूरा सिस्टम ऐसे मूव करेगा। अगर ये नीचे जाएगा एक्सीलरेशन ए से, तो ये आगे जाएगा सेम एक्सीलरेशन से, सब कनेक्टेड है एक दूसरे से, ये ऊपर जाएगा एक्सीलरेशन ए से। इस बार 3 मास है, तीनों मास के लिए इक्वेशन बना लो। सबसे पहला फॉर मास 2 kg, मास 2 kg के लिए इक्वेशन बनाओ। कैसे बनाएंगे? मास 2 kg पर चेक करो कितने फोर्स लगे। एक तो उसका वेट लगेगा, हवा में है ये, तो वेट होगा इसका कितना, 20 न्यूटन। वेट कैसे निकालते हैं, mg, मास है 2, g की वैल्यू 10, तो 20 न्यूटन नीचे लगा, T1 ऊपर लगा। तो इन दोनों में से बड़ा कौन होगा? ऑब्वियस सी बात है T1। रीजन, क्योंकि ये मास ऊपर जा रहा है, तो T1 बड़ा होगा, 20 छोटा होगा। बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इक्वल टू नेट फोर्स, और नेट फोर्स अब जान ही चुके हो कितना होता है, ma, m है 2, एक्सीलरेशन हमें नहीं पता। ठीक है। सेकंड, फॉर मास 8 kg, 8 kg मास के लिए चेक करो। 8 kg मास पर सिर्फ 2 फोर्स लगे, एक आगे लगा T2, एक पीछे लगा T1। ठीक है, बड़ा फोर्स कौन सा होगा, T2। कैसे पता चला? पूरा मास ये आगे जा रहा है, तो T2 बड़ा होगा, T1 छोटा होगा। T2 माइनस T1 इक्वल टू नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होता है, ma, m कितना है 8, a तो हमें नहीं पता। दूसरी इक्वेशन। थर्ड पर आ जाओ, फॉर मास 4 kg, 4 kg मास के लिए चेक करो कितने फोर्स लगे, 2। कौन कौन सा? एक तो इसका खुद का वेट होगा 40 न्यूटन, और एक ऊपर को T2। बड़ा कौन सा है, 40। रीजन, पूरा मास ये नीचे आ रहा है, तो 40 बड़ा है, T2 छोटा है। 40 माइनस T2 इक्वल टू ma, नेट फोर्स। m कितना है 4, a हमें नहीं पता। 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल, बस कैलकुलेशन बची है। T1 T2 A, 3 वेरिएबल है, 3 ही इक्वेशन है। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे। किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू बाकी दोनों इक्वेशन में पुट कर दो। किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू बाकी दोनों में पुट कर दो। ठीक है, मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 3 से T2 फाइंड किया, तो T2 देखो कितना आएगा, 40 माइनस 4a, इसको बनाओ इक्वेशन 3। अब इस T2 की वैल्यू यहां भी पुट कर दो। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 इस T2 की वैल्यू यहां पुट कर दो, 40 माइनस 4a, 40 माइनस 4a माइनस T1 इक्वल टू 8a। थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लो, 40 माइनस T1 इक्वल 4a उधर जाएगा, 4a प्लस का 8a प्लस का कितना हो जाएगा, 12a। इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 4 को नोटिस करो, इसमें भी 2 वेरिएबल है T1a, इसमें भी 2 वेरिएबल है T1a। अब इन दोनों को तो सॉल्व कर ही सकते हो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, एडिंग 1 एंड 4। जब दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो प्लस का T1 माइनस का T1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 20 प्लस का 40 कितना जाएगा, प्लस का 20। राइट साइड में चेक करो, प्लस का 2a प्लस का 12a कितना जाएगा, 14a। और यहां से हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा 20/14 यानी कि 10/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बार एक्सेलरेशन मिल जाए, T1 फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन 1 या इक्वेशन 4 कहीं पर भी पुट कर दो, T1 आ जाएगा। इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं मैं, T1 माइनस 20 इक्वल्स 2a, a कितना निकाला है, 10/7, तो यह आ जाएगा 20/7 माइनस 20 को इधर ले आओ, प्लस का 20, 20 कॉमन, 1/7 प्लस 1, 20 इंटू 7 एलसीएम, तो 1 प्लस 7 यानी 8, 8 टू 16, 160/7। T1 भी आ चुका, A आ चुका, T1 आ चुका। अब T2 निकालना कौन सा बड़ा काम है, इक्वेशन नंबर 3। T2 कितना है, 40 माइनस 4a, और A कितना है, 10/7।
ठीक है, एलसीएम ले लो 7, ऊपर आ जाएगा 280 माइनस 40, तो 240/7। बस ये आंसर हो गया। तरीका समझ आया ना, कैसे कैसे इक्वेशन बनानी होती है और कैसे सॉल्व करना होता है। इसको नोट करो, फिर बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, फ्रिक्शन पे। अब देखो चैप्टर का लास्ट टॉपिक है फ्रिक्शन। देखो फ्रिक्शन के क्वेश्चंस कराने से पहले कुछ बेसिक बेसिक बातें। देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज है, तो बस यहाँ पर क्वेश्चन से करेंगे, तो बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा, एटलीस्ट इतना बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस कर पाओ, या अगर पढ़ रखा है तो अच्छी बात है और पढ़ के आना चाहिए तुम्हें। बस एक तरीके से मैं रिवाइज करा रहा हूँ यहाँ पे बहुत शॉर्ट में, ठीक है, क्योंकि ये सीरीज बस क्वेश्चंस के लिए है। फ्रिक्शन के दो टाइप्स, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको बोला जाता है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन फाइंड करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स हमने अप्लाई किया बस उसी के इक्वल हो जाता है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालने का फॉर्मूला है, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है, जिसको डिनोट करते हैं एफ एस मैक्स से। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, इसका फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू आर। म्यू एस माने कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू आर। जिस तरीके से म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो ऐसे ही म्यू के हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। दो बातें और, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एक होता है एंगल ऑफ रिपोज, दोनों ही इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन को थीटा से डिनोट किया जाता है, एंगल ऑफ रिपोज को फाई से। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस इक्वल टू टेन थीटा, एंगल ऑफ रिपोज म्यू एस इक्वल टू टेन फाई, और दोनों इक्वल होते हैं। टेन थीटा भी म्यू एस के इक्वल है, टेन फाई भी म्यू एस के इक्वल है, ठीक है। और दूसरी चीज देखो, यहां से म्यू एस इक्वल टू एफ बाई आर ऐसे लिख सकते हैं, ये फ्रिक्शन हो गया और अपॉन में आर। न्यूटन सेकंड लॉ से फ्रिक्शन या फोर्स बोल दो इसको, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स इक्वल्स टू एम ए, और आर जो होगा वो एम जी के इक्वल होगा। आर क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन। जैसे एक बॉडी है जिसका मास है एम, वेट कितना लगेगा नीचे? एम जी। तो इस वेट की वजह से न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर बॉडी ने नीचे वेट लगाया, यानी नीचे कुछ फोर्स लगाया अपने वेट की वजह से एम जी, तो इसका रिएक्शन भी तो होगा कुछ, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आर। आर किसके इक्वल होगा? एम जी के इक्वल, वही तो लिखा है, एम से एम कैंसिल, ए बाई जी, ठीक है। तो इतने फॉर्मूले हम लोग यूज करने वाले हैं। क्वेश्चन देखो, इतना इसको नोट करो, फिर क्वेश्चंस पे मूव ऑन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बोला गया एक ब्लॉक है जिसका मास है 2 kg, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन गिवन है 0.4, ए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 2.5 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक। एक हमने 2.5 न्यूटन का फोर्स इस पे अप्लाई किया। कैलकुलेट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन between block and
फ्लोर। ठीक, देखो क्वेश्चन में बोला है उसने एक ब्लॉक है 2 kg की, उस पे फोर्स लगाया 2.5 न्यूटन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन गिवन है 0.4। हमें नहीं पता कि 2.5 न्यूटन क्या सफिशिएंट है इसको मूव करने के लिए या फिर नहीं। ठीक है, तो उसके लिए अगर हम बॉडी पे फोर्स आगे लगाएंगे, फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे। तो मैं स्टैटिक फ्रिक्शन फाइंड कर रहा हूं, स्टैटिक फ्रिक्शन निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं, बट स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जिसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसको निकाल सकते हैं हम लोग कैसे, म्यू एस इंटू आर, और आर किसके इक्वल होता है, एम जी। म्यू एस हमें पता है, क्वेश्चन में गिवन है 0.4, मास भी गिवन है 2, जी की वैल्यू 10, 4 टू 8, गया 8 न्यूटन। तो पीछे की तरफ जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो होगा 8 न्यूटन। हमने फोर्स कितना लगाया, 2.5 न्यूटन। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो ब्लॉक है वो मूव नहीं करेगी, क्योंकि हमारा जो फोर्स है वो इतना ज्यादा नहीं है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम कर पाए। तो ये ब्लॉक हमारी रेस्ट पर रखी रहेगी। ठीक है, अब पूछा गया है कि इस कंडीशन पे फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, तो क्योंकि ब्लॉक रेस्ट पर है कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा इक्वल होता है अप्लाइड फोर्स के। हमने फोर्स अप्लाई कितना किया, 2.5 न्यूटन, तो फ्रिक्शन भी कितना रहेगा, 2.5 न्यूटन, तभी तो ब्लॉक हमारी रेस्ट पर है। ठीक है, ये जो हमने निकाली है ना एफ एस मैक्स, ये इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। ये फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है, ऐसे समझो इसको। हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाली 8 न्यूटन, तो ये 8 न्यूटन तक जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस टाइम पे 8 न्यूटन लग रहा होगा। ठीक है, हम आगे फोर्स लगाएंगे 2.5 न्यूटन, तो ये फोर्स अपने आप को एडजस्ट कर लेगा 2.5 पर। हमने अपना फोर्स बढ़ा दिया, 2.5 की जगह 3 कर दिया, ये भी 3 हो जाएगा। इसको मैं 7 कर दूं, ये भी 7 हो जाएगा। अपने फोर्स को मैं 8 कर दूं, ये भी 8 हो जाएगा। बस इस फ्रिक्शन के बढ़ने की लिमिट कितना है, 8। अब अगर मैं अपने फोर्स को 10 न्यूटन कर देता हूं तो इसके बढ़ने की लिमिट खत्म। अब ये ब्लॉक मूव करने लगेगी क्योंकि हमारा फोर्स इस मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हो गया। बात क्लियर हुई है? तो ये आ गया हमारा आंसर, नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला गया a cubical box rests on inclined plane of mu equal to 1 upon under root 3. Find angle of inclination when block just slide down the plane. देखो अभी तुम्हें एक टर्म लिखाई थी एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज का मतलब समझो, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और एक ये इंक्लाइंड सरफेस है, थीटा एंगल से इंक्लाइंड है। इसके ऊपर अगर मैं एक बॉक्स रख दूं तो ये जो इंक्लाइंड सरफेस है इसके एंगल को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। इस सरफेस के ऊपर एक बॉक्स रखा है, अभी यहां पर ये सरफेस, इसको उठाते जाओ उठाते जाओ उठाते जाओ उठाते जाओ, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि बॉक्स स्लाइड करने लग जाएगा। ठीक है, तो वो एंगल जब बॉक्स जस्ट स्लाइड करने वाला हो, स्लाइड नहीं कर रहा, जस्ट स्लाइड करने ही वाला है, यहां पर तो बॉक्स आराम से रखा है, मैं इसको ऊपर करता गया करता गया करता गया, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, एक एंगल ऐसा आएगा कि अगर इंक्लाइन प्लेन को उस एंगल पर सेट कर दिया जाए तो ये बॉक्स जस्ट मूव करने ही वाला है। हल्का सा भी ऊपर करोगे इस प्लेन को तो ये बॉक्स मूव कर जाएगा। तब उस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ रिपोज। और एंगल ऑफ रिपोज का ही फॉर्मूला तुम्हें लिखाया था अभी, म्यू इक्वल्स टू tan phi। ठीक है,
अब देखो क्वेश्चन में उसने यही पूछा है, फाइंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये एंगल हमें बताना है व्हेन ब्लॉक जस्ट स्लाइड डाउन द प्लेन, ये ब्लॉक जस्ट मूव करने ही वाली है। और क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू हमें गिवन है 1/√3, तो हलवा क्वेश्चन है ये वाला। म्यू इक्वल्स टू tan phi हमें याद है, म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, फाई उसने पूछा है। 1/√3, tan की वैल्यू कितने एंगल पर होती है, 30 डिग्री पर, तो फाई कितना आ जाएगा कंपैरिजन से, 30 डिग्री। बस ये फुद्दू सा क्वेश्चन पूछा था उसने, नोट करो इसको। नोट हुआ। अगला क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ए मास of 4 kg rest on horizontal plane. The plane is gradually inclined until at an angle 15 degree. Find coefficient of static friction. क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में लिखा है मैंने, देखो समझा देता हूं पूरे क्वेश्चन में क्या बोला है। बोला गया हम लोगों ने क्या किया, एक हमारे पास प्लेन है उसके और एक इंक्लाइन प्लेन है। इस इंक्लाइन प्लेन को हम लोग बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, 15 डिग्री पर यहाँ पर जो ब्लॉक रखी थी वो जस्ट स्लाइड करने ही वाली थी। यानी जो 15 डिग्री हमें गिवन है वो क्या गिवन है, एंगल ऑफ रिपोज। हमसे पूछा गया क्या गया, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला tan phi, phi हमें पता है tan 15, ठीक है, बस ये आंसर आ जाएगा। tan 15 की वैल्यू याद तो नहीं होगी, यहीं पे छोड़ा ना आंसर, ठीक रहेगा, ठीक है। बट फिर भी इसकी वैल्यू अगर याद करनी हो तो ये होती है 0.27, ठीक, नोट करो इसको। छोटा ही क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट देखो एक अच्छा सा क्वेश्चन, ए बॉडी rolled on ice with velocity 8 meter per second comes to rest after traveling 4 meter. Compute coefficient ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। और जी की वैल्यू हमें दे रखी है उसने इस बार 9.8। अब समझना, इसमें थोड़ा इक्वेशन ऑफ मोशन का भी रोल आएगा। बोला गया एक बॉडी है वो आइस पर रोल कर रही है और उस बॉडी की वेलोसिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है 8 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी हो गई 8 मीटर पर सेकेंड, कम्स टू रेस्ट, अब वो रेस्ट पर आ गई, फाइनल वेलोसिटी 0। आफ्टर ट्रेवलिंग 4 मीटर, 4 मीटर की डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, तो एस कितना आ गया 4 मीटर। कंप्यूट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू एस, इनमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये यू है और ये म्यू है, ये हमें फाइंड करना है। और जी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो कैसे फाइंड करेंगे फ्रिक्शन का, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या था, F/R, न्यूटन सेकंड लॉ से F इक्वल्स टू ma और R इक्वल्स टू mg, m से m कैंसिल, A/g। तो म्यू एस अगर निकालना है तो A/g कर दो, g तो हमें दे रखा है 9.8, उसके लिए a की जरूरत पड़ेगी, a हम निकाल सकते हैं। इन तीनों को नोटिस करो, V U S और a हमें निकालना है, तो V U A S कौन सी इक्वेशन में आता है,
बहुत अच्छे, ये आता है हमारा थर्ड इक्वेशन में। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। v कितना है 0, u कितना है 8 का स्क्वायर इक्वल टू 2। a तो नहीं पता हमें, s कितना है 4, 4 टू जा 8 इंटू a, और इधर हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64। तो a आ जाएगा हमारे पास माइनस के 64 बाई 8, 8 8 जा 64 माइनस का 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। म्यू एस हमें चाहिए, म्यू एस होता है a बाई जी। ए हम निकाल चुके 8 और जी हम निकाल चुके, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लेना, माइनस बस ये इंडिकेट कर रहा है कि बॉडी की स्पीड कम हो रही है, ठीक है। जी की वैल्यू 9.8 और बस इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आ जाएगा 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 0.8164। कैलकुलेट कर लेना, मैं सीधा लिख रहा हूं देखकर। या क्या क्वेश्चन समझ आया? इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का है। डिटरमाइन मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन in which box lying on its floor will remain stationary और given that coefficient of static friction यानी mu s equal to 0.15, take g equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, इस क्वेश्चन को समझना ध्यान से। बोला गया मैक्सिमम एक्सीलरेशन फाइंड करो ट्रेन का, और ट्रेन के अंदर एक बॉक्स है, ये हो गई हमारी ट्रेन, और इसके अंदर रखा है एक बॉक्स, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि ये जो बॉक्स है वो स्टेशनरी रहे। अब ध्यान से इमेजिन करना है इस कंडीशन को। ये कोई ट्रेन है, उसके अंदर एक बॉक्स रखा है, अभी ट्रेन भी रेस्ट पर है, बॉक्स भी रेस्ट पर है। जैसे ही मैं ट्रेन को मूव करूंगा तो ट्रेन आगे गई तो बॉक्स पे फोर्स किधर लगेगा? पीछे। बट हम चाहते हैं कि बॉक्स हमारा स्टेशनरी रहे, तो ट्रेन को आराम आराम से मूव कराना पड़ेगा ताकि बॉक्स भी साथ साथ चले। तो ट्रेन की मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना हो ताकि बॉक्स हमारा स्टेशनरी होना चाहिए? देखो क्या क्या हुआ इसमें। ट्रेन आगे चलेगी तो इस बॉक्स पर फोर्स लगेगा पीछे, कितना फोर्स लगेगा? ma। हम चाहते हैं कि बॉक्स स्टेशनरी रहे, तो अगर ये फोर्स F इक्वल टू ma इस बॉक्स को पीछे धकेलना चाहता है, तो इसको रोकने के लिए एक फ्रिक्शन लगेगा। किस तरफ? आगे की तरफ। फ्रिक्शन का काम क्या होता है? बॉडी के मोशन को अपोज करना। ट्रेन आगे चली, बॉक्स पीछे जाने की कोशिश करेगा, अब फ्रिक्शन तो नहीं जाने देगा उसको, तो फ्रिक्शन क्या करेगा? इसके मोशन को अपोज करेगा। ये बात चमकी, ठीक है। हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है, तो F और ma ये बराबर हो जाने चाहिए। F इक्वल टू ma। कैपिटल F मतलब जो ट्रेन के चलने की वजह से पीछे को फोर्स लगा, और स्मॉल f मतलब फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन निकालने का फॉर्मूला नहीं होता कोई, हम फाइंड करेंगे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू Fs max। एक कंडीशन है, ध्यान रखना, ये जो Fs max है ये बड़ा होना चाहिए इस अप्लाइड फोर्स से। एग्जांपल से समझो, मान लिया Fs max जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है वो है 10 न्यूटन, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, ठीक है। हमने क्या किया? ट्रेन को मूव कराया, ट्रेन की वजह से डब्बा पीछे जाएगा, कितने फोर्स से? इसको मान लो
3 न्यूटन के फोर्स से। तो डब्बा पीछे जाने की कोशिश कर रहा है 3 न्यूटन फोर्स से, तो फ्रिक्शन तो 10 न्यूटन तक हो सकता है, बट अभी कितना लग रहा होगा, अप्लाइड फोर्स के बराबर। डब्बे पे पीछे फोर्स लगा 3 न्यूटन, तो फ्रिक्शन भी अपने आप को एडजस्ट कर लेगा 3 न्यूटन पे। हमने ट्रेन को और तेज चला दिया, ये फोर्स पीछे को और ज्यादा लग जाएगा 5। फ्रिक्शन के बढ़ने की लिमिट 10 है, तो अभी पीछे अगर फोर्स लगा 5, फ्रिक्शन बढ़ के 5 हो जाएगा। फिर हमने ट्रेन को और तेज चलाया, ये 8 न्यूटन हो गया, फ्रिक्शन और बढ़ गया 8 न्यूटन। ट्रेन को और तेज चलाया 10 न्यूटन, ये भी बढ़ के कितना हो गया 10 न्यूटन। अब ट्रेन को अगर और तेज चलाओगे तो पीछे की तरफ को फोर्स और ज्यादा हो गया 15 न्यूटन, बट इसके बढ़ने की लिमिट तो 10 न्यूटन है, तो अब नेट फोर्स किधर लगेगा, पीछे, डब्बा मूव कर जाएगा। हम चाहते हैं कि डब्बा स्टेशनरी रहे, ये जो बॉक्स है वो स्टेशनरी रहे, तो उसके लिए फ्रिक्शन या तो बड़ा होना चाहिए इससे, या फिर इसके बराबर होना चाहिए। अगर ये वाला फोर्स बड़ा हो गया फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से, तो नेट फोर्स पीछे लगेगा और ये जो बॉक्स है वो चलने लगेगा। हम अगर चाहते हैं कि बॉक्स हमारा स्टेशनरी रहे, तो ये वाला फोर्स तो छोटा रहना चाहिए, या अगर बराबर भी रहे तो भी चलेगा। ये बात चमकी। तो यानी ये जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है ये बड़ी रहनी चाहिए, ये बराबर रहनी चाहिए एम ए से। ये क्लियर? अब इसके अगर इतना क्लियर है तो एफ एस मैक्स, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, न्यू एस इंटू आर, और आर किसके बराबर होता है, एम जी के। आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। इस बॉक्स का वेट किधर लगेगा, नीचे को, एम जी। अगर वेट नीचे लगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग रिएक्शन भी लगेगी, इक्वल एंड अपोजिट। आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एम जी। तो एम से एम कैंसिल हो गया, न्यू एस जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। न्यू एस की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.15, और जी की वैल्यू उसने बोली है 10 लेना है, तो एक्सीलरेशन कितना रखना पड़ेगा हमें, 10 का कह रहा हूं, ट्रेन का 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इतना एक्सीलरेशन रखोगे ट्रेन का, या इससे कम रखोगे तो बॉक्स स्टेशनरी रहेगा। अगर ट्रेन का एक्सीलरेशन इससे हम लोग ज्यादा कर दें तो बॉक्स पीछे आ जाएगा। कुछ पल्ले पड़ा, ये नोट करो, इसको नोट करना, नोट हुआ ये। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसका। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें एक फोटो दे रखा है हमें, एक ये पुली गिवन है, यहां पे एक ट्रॉली हो गई, इसको हमने रस्सी से बांधा, इधर एक मास लटका दिया, मास है 3 kg, यानी कि वेट हो जाएगा 30 न्यूटन, टेंशन टी, और इनके बीच में फ्रिक्शन लग रहा है पीछे को एफ के, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, काइनेटिक इसलिए क्योंकि ये पूरा सिस्टम मूव कर रहा है, और कोई भी चीज मूव करे यानी काइनेटिक, रेस्ट पर रहे यानी स्टैटिक। व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड ट्रॉली एक्सीलरेशन पूछा है, इफ कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के 0.04 ये हमें गिवन है, जी की वैल्यू 10 ये लेकर चलनी है। देखो ये इतना बड़ा सा फोटो गिवन है हमें, सारी डेटा इसमें लिख दिया मैंने, और क्वेश्चन में उसने पूछा है कैलकुलेट टी एंड ए। तो वीडियो के स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन कराया था उसके सिमिलर है थोड़ा सा ये, ठीक है। देखो एक एक करके मास के लिए इक्वेशन बना लो, ठीक। मास के लिए इक्वेशन बनाओगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। एक एक करके बनाते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं ट्रॉली की। फॉर ट्रॉली, ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे मूव कर रहा है, एक्सीलरेशन ए से नीचे आया, ये एक्सीलरेशन ए से आगे जाएगा। ट्रॉली पर चेक करो कितने फोर्स लगे, सिर्फ 2 फोर्स, एक तो रस्सी की वजह से आगे टेंशन टी, और एक फ्रिक्शन लगा पीछे को एफ के। तो नेट फोर्स कितना होगा, टी माइनस एफ के। बड़ा इनमें से टी ही तो होगा क्योंकि ये पूरा की पूरी ट्रॉली आगे जा रही है,
तो यानी ये फोर्स बड़ा है, ये फोर्स छोटा है, तभी तो ये आगे जा पा रही है बड़े फोर्स की वजह से। T माइनस एफ के इक्वल टू नेट फोर्स। नेट फोर्स होता है न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग m में, F इक्वल टू ma, और m कितना है ट्रॉली का 20। ये क्लियर। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला हम जानते हैं म्यू के इंटू आर, और r किसके इक्वल हो जाएगा, mg के। mg के इक्वल क्यों, क्योंकि r होता है नॉर्मल रिएक्शन, इस ट्रॉली का वेट नीचे को लगेगा mg, तो नॉर्मल रिएक्शन न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल एंड अपोजिट r इक्वल्स टू mg। मास कितना गिवन है, सीधा वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, मास गिवन है हमें 20। ये काम करो, अगले स्टेप में लिख रहा हूं T माइनस म्यू के, क्वेश्चन में गिवन था ये 0.04, मास ट्रॉली का 20, g की वैल्यू 10 लेके चलनी है, इक्वल्स टू 20a। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 2 0 से 2 पॉइंट कैंसिल, 4 2 8, 20a। पहली इक्वेशन बताओ ये क्लियर। ट्रॉली के लिए इक्वेशन बना ली हम लोगों ने। अब आ जाओ फॉर 3 kg। 3 kg वाले मास पर सिर्फ दो ही फोर्स लगते हुए नजर आ रहे हैं, एक तो नीचे 30 न्यूटन और एक ऊपर T यानी टेंशन। बड़ा कौन सा होगा दोनों में से, 30। कैसे पता चला, पूरा का पूरा मास नीचे आया, तो यानी ये फोर्स बड़ा है, ये फोर्स छोटा है। 30 माइनस टी, नेट फोर्स आ जाएगा m a के इक्वल। m कितना है 3 और a तो हमें नहीं पता। दोनों इक्वेशन क्लियर। अब अगर दो इक्वेशन आ गई, इसको तुम उल्टे हाथ से भी सॉल्व कर सकते हो। ऐड कर दो, एडिंग 1 and 2, प्लस टी से माइनस टी कैंसिल। जब ऐड करोगे, एक बार लिख के दिखा देता हूं, देखो दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो। जब ऐड करोगे तो ये प्लस का टी, ये माइनस का टी कैंसिल, प्लस का 30 माइनस का 8, कितना बचेगा 22, 20 और 3 23, तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा 22/23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक बार एक्सीलरेशन आ जाए हमारे पास, टेंशन फिर हम लोग निकाल सकते हैं। एक्सीलरेशन की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूं मैं, पुट इन इक्वेशन 1 t माइनस 8 इक्वल 20 इंटू a। a कितना है 22/23, ठीक है। तो t इक्वल टू ये हो जाएगा 44,023 प्लस 8, माइनस 8 को उधर ले गया, प्लस 8 हो गया। एलसीएम ले लो 23, तो 440 प्लस 8 इंटू 23, 8 3 is 24 to 184, 440 अपॉन 23, 426 अपॉन 23। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, पॉइंटों में लिख देना। रुको मैं लिख देता हूं, इसको मैच कर लेना आंसर। 27.12 यह आ जाएगा, ठीक है। एक्सीलरेशन को अगर पॉइंट में लिखना है तो यह आ जाएगा 0.96, और टेंशन को जब सॉल्व करोगे 27.12 न्यूटन। बस उसने यही निकालने को बोला था, नोट करो इसको। नोट हुआ। इस सेशन के लिए बस इतना ही, बाकी और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक इन क्वेश्चन को तुम लोग प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।